नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। सीएम विष्णुदेव साय आज महासमुंद में नामांकन रैली में होंगे शामिल। बिलाईगढ़ के पौनी में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का विवादित बयान। नवीन जिंदल के कांग्रेस छोड़ने पर कहा, रायगढ़ और पूरे खदान को लूट लिया। जो पार्टी छोड़ गए उन्हें दोबारा नहीं लेना चाहिए। आज आएगी महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त। पहली किस्त में जारी किए गए थे 655 करोड़ रुपए। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिली थी राशि। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से झटका। असिस्टेंट शिक्षक भर्ती में नियुक्ति रद्द करने का आदेश। डीएलएड उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। अंबिकापुर में महिला ने चौक पर दिया बच्चे को जन्म। अस्पताल से वापस घर जा रही थी महिला। खरसिया चौक पर कर रही थी बस का इंतजार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले महतारियों के लिए अच्छी खबर के साथ। तो आज महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त आ जाएगी। वित्तीय वर्ष खत्म होने के चलते 1 अप्रैल को राशि नहीं मिली थी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को पहली किस्त दी गई थी। पिछले महीने 655 करोड़ रुपए जारी किए गए थे इस योजना के तहत पहली किस्त में। तो 1 अप्रैल को ये राशि जारी की जाने वाली थी, लेकिन खत्म हो रहा था, जिसके चलते ये राशि जारी नहीं की गई थी और अब ये दूसरी की किस्त आज जारी हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के महतारियों के लिए अच्छी खबर है। आज आप अपना फोन जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आज आपके खाते में 1000 रुपए दूसरी किस्त महतारी वंदन योजना की आ जाएगी। तो 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए। और पिछली जो किस्त थी वो 655 करोड़ रुपए पूरे महिलाओं को, 70 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ की जारी की गई थी। तो आज वो दिन है जब दूसरी किस्त जारी हो जाएगी और महतारियों को उनका मान, उनका सम्मान मिलेगा। उनके खाते में 1000 रुपए आएंगे। तो राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। 12 बजे महासमुंद जिले के लिए वो रवाना होंगे। 12:30 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे बिलाईगढ़ जिले के पौनी पहुंचेंगे सीएम। तो आज मुख्यमंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं। पौनी में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे रायपुर लौट जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और रात 9:30 बजे रायपुर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीएम। तो शदाड़ी दरबार में 64वीं वर्षीय महोत्सव में भी वो शामिल होंगे। तो वहीं राजनांदगांव से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का विवादित बयान सामने आया है। नवीन जिंदल के कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रायगढ़ और पूरे खदान को लूट लिया। छत्तीसगढ़ियों की ऐसे की तैसे कर दी। ये महंत ने कहा है जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनको दोबारा नहीं लेना है। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस जो छोड़ रहे हैं उनके लिए भी और साथ ही नवीन जिंदल के लिए एक बड़ा बयान है। रायगढ़ के लिए बड़ा बयान है, क्योंकि नवीन जिंदल रायगढ़ में एक अच्छी पहचान रखता है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ियों की उन्होंने ऐसी तैसी कर दी है और साथ ही जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनको दोबारा ना लेने के बाद भी यहाँ पर महंत कहते नजर आए। रमेश जिंदल पूरा रायगढ़ ल लूट लीस, तमनार ल लूट लीस, खदान ल लूट लीस, पूरा आगू के जेत का खदान है तेला खरीदारीस। हमर ऐसी तैसी करे है छत्तीसगढ़ी मन के। तो ऐसा आदमी मन तो हमन जूता मारना चाहिए। ये जे मन गए है ते मन लेना नहीं है।
तो वहीं एक और बड़ी खबर है, साई सरकार पर दीपक बैज ने हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक्स पर पोस्ट कर हमला किया है। 3 महीने में ही साई सरकार हांफने लगी है, दीपक बैज का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गारंटी वाली सरकार कर्ज वाली सरकार बन गई है, फिर से 3000 करोड़ का कर्ज लिया है। तो दीपक बैज ने एक बड़ा बयान दिया है, साई सरकार को लेकर 3 महीनों में 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है, ये उनका बयान है। फिर भी किसान, महिला, युवाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो साई सरकार पर दीपक बैज ने तंज कसा है, उन पर सीधे सीधे वार किया है एक्स पर पोस्ट करके। वहीं एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता रावटे ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है। तो बड़ा आरोप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर उन्होंने लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनीता रावटे ने इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी ये, आपको बता दें, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही पार्टी पर उपेक्षा किए जाने का एक गंभीर आरोप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर उन्होंने लगाया है, और ये कहते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। तो लोरमी में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। शराब घोटाला मामले में देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर अरुण साव ने कहा कि यह मामला अब आम जनता की अदालत में आया है। जनता को तय करना है कि किसे चुनना है, स्वच्छ छवि के जनसेवक तोखन साहू को या फिर जिन पर एफआईआर हुई है। बता दें कि कथित शराब घोटाले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम आया है, जिसमें देवेंद्र के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। ऐसे में उनको बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी हमलावर है। देखिए, ये तो अब जनता की अदालत में ये मामला आया है। जनता को तय करना है कि किसे चुनना, स्वच्छ छवि के जनसेवक तोखन साहू को या जिन पर एफआईआर है, ऐसे बाहर के एक प्रत्याशी देवेंद्र यादव को, ये बिलासपुर लोकसभा की जनता को चुनना है। वहीं महासमुंद में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के दौरान एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। यह तस्वीर लोकतंत्र और राजनीति के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ठीक उसी समय मुहूर्त के अनुसार नामांकन दाखिल करने भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी से आमना सामना हो गया। रूप कुमारी चौधरी ने ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की और उनके पैर छूकर प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि ताम्रध्वज साहू वरिष्ठ नेता है, इसलिए पैर छूकर आशीर्वाद मांगा है। रायगढ़ में उड़न दस्ते की टीम ने एक कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। टीम ने कैश से कार को भी जब्त किया है। दरअसल आचार संहिता के चलते उड़न दस्ते की टीम मेडिकल कॉलेज रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी ओडिशा की ओर से आ रही एक ब्लैक इनोवा कार को टीम ने रुकवाया और चेक करने पर कार के अंदर से 500 के नोट के 100 बंडल मिले हैं। टीम ने जब कार चालक से पूछताछ की और दस्तावेज मांगे तो वो कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाया, जिससे टीम ने रकम समेत कार को जब्त कर लिया है और चक्रधर नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। कार्रवाई ले लिया है, आगे कार्रवाई उनके द्वारा किया जा रहा है। वाहन जो DC 5705 है उसे भी जब्त किया गया है और इसमें पुलिस द्वारा भी आवश्यक जांच की कार्रवाई किया जा रहा है। बीजापुर में नक्सली लीडर पापा राव की मौजूदगी की खबर के बाद लुंड्रा इलाके में जवानों को भेजा गया, जिसके बाद माओवादी जवानों के घेरे में आ गए। जवानों की फायरिंग में 10 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। शवों की शिनाख्त पुलिस कर रही है। यदि मारे गए 9 लोगों में पापा राव भी शामिल है तो इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा। मौके से स्वचालित अत्याधुनिक हथियारों की बरामद भी इशारा करती है कि सीनियर कैडर के नक्सलियों ने इस पूरे इलाके में कमान संभाल रखी थी। आपको बता दें कि पापा राव नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का मेंबर है और बस्तर की हर बड़ी नक्सली घटना में उसकी संलिप्तता रहती है।
इलाका में जो पश्चिम बस्तर इलाका में आमतौर पर जो जहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई थे उस इलाका में जो DK सरसी रैंक का जो सर पापा राव लेंगू और PLJ कंपनी नंबर 2 इन फॉर्मेशंस का कैडर को उपस्थिति का सूचना रहते हैं, लेकिन अभी डेड बॉडीज़ का शिनाख्ती की कार्रवाई जैसा अभी संपूर्ण अभियान खत्म होने के बाद ही की जाएगी। उसके पश्चात मारे गए माओवादी में कौन कौन कैडर शामिल रहा ये सब डिटेल्स मिलना संभव होगा। इस साल की शुरुआत से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों का लगातार सामना हो रहा है। लाल लड़ाके दहशत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं और सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। 30 जनवरी 2024 को बीजापुर में 3 जवान शहीद हुए थे, 15 जवान घायल हुए थे और 14 फरवरी को सुकमा में ग्रामीण की हत्या की गई थी। ये पूरा ब्यौरा आपको दे रहे हैं। 18 फरवरी को बीजापुर CAF कंपनी कमांडर की हत्या हुई थी। तो देखिए 14 फरवरी 2024 जगह सुकमा जहां पर ग्रामीण की हत्या की गई थी, वहीं 18 फरवरी की अगर बात की जाए तो बीजापुर में CAF कंपनी कमांडर की भी हत्या की गई थी। और नक्सलियों से जो आमना सामना हुआ है उसका ब्यौरा दे रहे हैं। तारीख 1 मार्च 2024 को बीजापुर में BJP नेता तिरुपति कटला की हत्या की गई थी। और इसके अलावा 6 मार्च की अगर बात की जाए तो 6 मार्च 2024 को बीजापुर में ही BJP नेता कैलाश नाग की भी हत्या नक्सलियों ने की थी। 11 मार्च को बीजापुर में मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या कर दी गई। और इसके अलावा 30 मार्च 2024 को सुकमा में पिकअप वाहन में आग लगा दी गई थी। यानी कि जो नक्सली हैं वो लगातार कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। जो तारीखें हैं वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। 30 मार्च 2024 को नारायणपुर में 4 ट्रकों में आग लगाई थी। इसको IBC24 ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। 16 जनवरी 2024 को दंतेवाड़ा में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया था। जवानों को यहां बड़ी सफलता मिली थी। 4 फरवरी 2024 को सुकमा में एक नक्सली ढेर किया गया था। यहां पर भी जवानों को बड़ी सफलता मिली थी, नक्सली को ढेर किया गया था। और 7 फरवरी 2024 को दंतेवाड़ा में यहां पर भी जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक नक्सली को ढेर किया था। 11 मार्च को बीजापुर में एक नक्सली ढेर किया गया था। जवानों को यहां पर बड़ी सफलता मिली थी और यहां पर भी नक्सलियों को उन्होंने खदेड़ा था। 15 मार्च की अगर बात की जाए तो बीजापुर में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर किए गए थे और यहां मुठभेड़ हुई थी जिसकी खबर भी हमने दिखाई थी और इस दौरान 2 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए थे। 19 मार्च को दंतेवाड़ा में भी एक नक्सली मारा गया था मुठभेड़ के दौरान। यहां पर भी जवानों से उनका मुठभेड़ हुआ था। और 27 मार्च को बीजापुर में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर किए गए थे। ऑनलाइन महादेव से टाइप मामले में गिरफ्तार आरोपी नीतीश दीवान को प्रोडक्शन वारंट पर साथ ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विशेष न्यायाधीश के सामने आवेदन पेश किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में हिमाचल पुलिस नीतीश दीवान से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए हिमाचल पुलिस की 3 सदस्यीय टीम रायपुर आई है। उनके मुताबिक हिमाचल में 100 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते खोलकर महादेव ऐप से कमाए पैसों को विदेश भेजने के सबूत मिले हैं। रायपुर में ईडी की जांच में भी ये बात सामने आई थी कि नीतीश दीवान ऐप के मुख्य प्रमोटर्स को बेहद करीबी था और उससे पूछताछ में महादेव ऐप से विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने की भी जानकारी मिली थी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले को लेकर रायपुर जेल में बंद पूर्व सीएम की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया और निलंबित महिला IAS अधिकारी रानू साहू से पूछताछ के लिए EOW की टीम को अनुमति मिल गई है। अब EOW की टीम 4, 5 और 7 अप्रैल को रायपुर जेल में जाकर उनसे पूछताछ करेगी। EOW ने मंगलवार को विशेष कोर्ट में आवेदन लगाया था। इस पर ईडी के वकील ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की तो विशेष न्यायाधीश ने पूछताछ की इजाजत दे दी है। इससे पहले इसी मामले में EOW जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी, निलंबित IAS समीर बिश्नोई और नायर से पूछताछ कर चुकी है। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक EOW ने कोयले के अलावा महादेव सट्टा घोटाले के आरोपी असीम दास, भीम सिंह और सतीश चंद्रागर से भी पूछताछ की है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। रायपुर सेंट्रल जेल में शराब कोयला महादेव घोटाले के आरोपियों से पूछताछ जो है पहले चरण की खत्म हुई। उसके बाद ACB EOW की टीम उसके कुछ जो बाकी बचे जो आरोपी हैं
उनसे पूछताछ के लिए जिन्होंने स्पेशल जज के यहाँ आवेदन लगाया था और उसमें आवेदन में उनको 3 दिन की पूछताछ की अनुमति मिल गई है। उसमें अगर बात करें तो 4, 5 और 7 मार्च को जेल में जो ACBUW है वो बंद आरोपियों से पूछताछ वहाँ पे करेगी। उनमें अगर बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया, IAS रानू साहू समेत जो महादेव ऐप घोटाले के जो आरोपी हैं चंद्रभूषण वर्मा जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे पूछताछ अभी बाकी थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन तीनों मामलों की जांच ED के बाद ACBUW ने तेज़ कर दी है और उसमें अब जो है 4, 5 और 7 तारीख को ED की ACBUW की टीम जो है जेल में बाकी बचे आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर डीएलएड उम्मीदवारों को मौका देने के लिए कहा गया है। बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन रेट में दी जा रही 30% की छूट खत्म हो चुकी है। सरकार के इस फैसले ने प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को सदमे में डाल दिया है। इस सेक्टर से जुड़े लोगों को डर है कि इस एक फैसले से रफ्तार में चल रहा रियल एस्टेट कारोबार घुटनों पर आ जाएगा, जबकि प्रदेश की आम जनता भी दोहरी मार पड़ने से नाराज दिख रही है। साल 2019 में छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर की मांग पर तत्कालीन सरकार ने प्रॉपर्टी की गाइडलाइन रेट में 30% छूट देने का फैसला किया था, ताकि गाइडलाइन रेट बाजार भाव के बराबर आए और लगभग ठप पड़ा सेक्टर दोबारा खड़ा हो सके। लेकिन सरकार को राजस्व का नुकसान न हो जाए, इसलिए दूसरी तरफ 0.8% के पंजीयन शुल्क को बढ़ाकर 4% तक भी कर दिया। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा हुआ और राज्य के खजाने में पैसे भी ज्यादा आए। अब साय सरकार ने गाइडलाइन रेट में दी जा रही 30% की छूट को खत्म कर दिया है, लेकिन भूपेश सरकार के समय बढ़ाई गई 4% तक की रजिस्ट्री फीस को कम नहीं किया। इसके चलते प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर दोहरी मार पड़ेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को डर है कि नेगेटिव इम्पैक्ट फिर से इस सेक्टर को घुटनों पर न ला दे। स्टैम्प ड्यूटी को हम 100% करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फीस को हमको वापस से देखकर 0.8 या 1% तक के वापस लाना चाहिए, जिससे ये छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट मार्केट अपनी गति में रहे और बराबर चलता रहे। सरकार के फैसले से आम आदमी पर कैसे दोहरी मार पड़ेगी, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए है। 30% छूट मिलने पर इसकी कीमत 70,000 होती। रजिस्ट्री कराते वक्त 6.25% की स्टाम्प ड्यूटी और 4% रजिस्ट्री शुल्क मिलाकर 7,175 रुपए देने पड़ते। लेकिन छूट खत्म होने के बाद नए सिस्टम में उसी 1 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 10,250 रुपए देने होंगे। यानी नए और पुराने सिस्टम में रजिस्ट्री फीस की बढ़ोतरी 42% के ऊपर जाती है। अब अगर कोई 60 लाख रुपए का मकान या फ्लैट खरीदता है तो उसे 3.4 लाख रुपए के रजिस्ट्री खर्च की जगह 6.15 लाख रुपए चुकाने होंगे। इससे सरकारी खजाने तो लबालब भरेंगे, लेकिन आम आदमी पिस जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल से लेकर आम आदमी भी पड़ने वाली दोहरी मार को समझ रहा है और सरकार से राहत देने की मांग कर रहा है। सरकार चाहे तो जो पहले 1% था, 1% बचकर 4% हो गया था, वो वापस 1% ला सकती है सरकार। तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो जनता को फायदा पहुंचाए कि ना पहुंचाए। भार पड़ेगा वो तो आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि वो 4% तो रसीद का ही कट रहा है, जो कि पहले 0.8% था लगभग। छूट ऐसे ही तो नहीं दी गई थी, लोगों को राहत मिले इसीलिए छूट दी गई थी।
वो वापस दबाव बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने में पैसे तो भरपूर आएंगे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर सहम गया है। उसे डर है कि महंगाई के चलते आम लोग मकान या जमीन खरीदने सामने नहीं आएंगे और अच्छा खासा जो सेक्टर चल रहा था छत्तीसगढ़ में वो फिर से चरमराने लगेगा। देखना होगा सरकार इसका क्या रास्ता निकाल पाती है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो चलिए इसी बीच बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर है बीजापुर से, मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। गंगालूर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। कल से इस खबर को IBC 24 प्रमुखता से आपको दिखा रहा है और कल से ही लगातार जो मुठभेड़ है वो जारी है। आज बड़ा अपडेट आपको ये पहुंचा रहे हैं कि जो मुठभेड़ में नक्सली थे उनकी संख्या 13 हो चुकी है और नक्सली और जवानों में लगातार मुठभेड़ जारी थी। कल बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद थे बीजापुर में और गंगालूर इलाके का ये मामला है। गंगालूर इलाका जो लगातार नक्सली जहां पर मौजूद रहते हैं, बड़ी वारदातों को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं, लगातार काराना करतूत भी करते रहते हैं, उसी का अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं कि जो मृतकों की संख्या है, जो नक्सलियों की संख्या है वो 13 हो गई है। संतोष तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हैं। तो संतोष, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बड़ी खबर है। जी आपको बता दूं कि करचौली के जंगलों में जो मुठभेड़ हुई थी, पहले 10 नक्सली मारे गए थे और जब आज सुबह जब वापस सर्चिंग से लौट रहे थे उस समय 3 नक्सलियों के शव और बरामद किए गए। कुल मिलाकर 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिया गया है। 8 घंटे चली मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराने का एक पुलिस की एक अहम सफलता मानी जा रही है। आपको बता दूं कि DRG, CRPF और कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवानों ने नक्सलियों से दिन भर मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में जो मारे गए थे, कल 10 मारे गए थे। आज सुबह जो 3 नक्सलियों के शव और बरामद कर लिया गया। कुल मिला के 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिया गया, पुलिस की सफलता के रूप में मानी जा रही है। जी संतोष, तो जो नक्सली हैं जो मारे गए हैं उनकी पहचान हो पाई है? जी आपको बता दूं कि कल जो नक्सली मारे गए थे 10 मारे गए थे और आज भी 3 मारे गए। हालांकि अधिकारी लोगों ने शिनाख्त की जा रही, शिनाख्त होने के बाद ही कुछ बता पाने की बात अधिकारी लोग कह रहे हैं और आज शिनाख्त अब तक तो नहीं हुई, लेकिन आज होने की संभावना जो शिनाख्त हो जाएगी। जी शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम का जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, पन्ना दौरा है। सुबह जबलपुर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। खजुराहो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज दाखिल करेंगे नामांकन। विजय शर्मा जनसभा और रोड शो करेंगे और भरेंगे पर्चा। सीएम मोहन यादव और स्मृति ईरानी रहेंगे मौजूद। छिंदवाड़ा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कई सामाजिक संगठन के लोगों से मिले, केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाई। वहीं लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को देश की पहली पसंद बताया। जबलपुर के लाडगंज कछियाना में निर्वाचन आयोग के नियम के खिलाफ पंपलेट छाप रहे प्रिंटर्स की दुकानों पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। इस दौरान 3 दुकानों को सील किया गया है। दुकानों में बिना किसी वर्क ऑर्डर के लोकसभा प्रत्याशियों के पंपलेट छापे जा रहे थे। निवाड़ी में जिम्मेदार अधिकारी लोकसभा चुनाव की तारीख ही भूल गए हैं। पृथ्वीपुर नगर परिषद के मतदान केंद्र के बाहर मतदान की तारीख 26/11/2024 अंकित कराई गई है, जबकि टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली लॉ की कई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सोमवार को हुई बैठक में तय किया गया कि जिन महाविद्यालयों के पास संबद्धता और मान्यता नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। विदिशा में राजमाता विजया राजे सिंधिया महाविद्यालय में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने साइबर क्राइम से बचने के लिए सुझाव बताए और लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। ग्वालियर में इनामी डकैत जंडेल सिंह गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जंगल में मुठभेड़ के दौरान उसे पकड़ा गया था। डकैत और उसके साथी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी में इनामी डकैत पकड़ा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। डकैत पर 30,000 का इनाम था। नरसिंहपुर तहसील मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल जर्जर हो चुका है। ग्रामीण इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर है। जनपद अध्यक्ष ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री से राशि मिलने की पूरी उम्मीद है। कटनी जिले की रेलवे पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से करीब 3 लाख रुपए की चोरी का सामान जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने यात्रियों से लूट और चोरी करना स्वीकार किया। पन्ना की नई पुलिस कॉलोनी में सांभर घुस गया, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सांभर को पकड़ा गया। हटके अगारा गांव में पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। आशंका है कि दोनों मवेशी चुराने के लिए गांव में घुसे थे।
इंदौर में टेली परफॉर्मेंस के कर्मचारी पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। घाट में एनकाउंटर में दोनों इनामी नक्सली मारे गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस जवानों को बधाइयां दी।